एक शांत और सुनसान केबिन जहां रात के अंधेरे में हुआ एक ऐसा खौफनाक कत्ल जिसने सबको चौंका दिया। 1991 की उस काली रात में कैडी कैबिन में जो हुआ वो आज भी एक अनसुलझी गुत्थी बना हुआ है। रहस्यमयी हत्याएं, खून से सने दीवारें और जवाबों से ज्यादा सवाल। क्या आप तैयार हैं इस भयानक और रहस्यमयी कहानी में खो जाने के लिए? आइए जानें उस रात की सच्चाई जो आज भी अंधेरे में छिपी हुई है। अगर आपको भी ऐसी कहानियां सुनना पसंद है जो अभी तक अनसुलझी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर हफ्ते आपके लिए दो ऐसी कहानियां लाते हैं जो आज भी अनसुलझी हैं। अब मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कहानी का पूरा मज़ा लेने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें और खुद को इसकी गहराई में खो जाने दें। वापस आते हैं आज की कहानी पे। कैलिफोर्निया के एक छोटे से टाउन कैडी में 11 से 12 अप्रैल 1991 की रात एक ऐसा खौफनाक हादसा हुआ जिसने हर किसी के दिलों को दहला दिया। घर नंबर 28 में ग्लेना सू शार्प अपने बच्चों के साथ रह रही थी। 14 साल की शीला, 12 साल की टीना, 10 साल का रिक और 5 साल का ग्रेग। उस रात सू के बड़े बेटे जॉन और उसका दोस्त डाना विनगेट भी घर पर थे। लेकिन अगली सुबह जब शीला अपने दोस्त के घर से वापस आई तो उसने जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। घर के अंदर सू, जॉन और डाना के खून से सने हुए शव पड़े थे। तीनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि घर के बाकी बच्चे रिक, ग्रेग और उनका दोस्त जस्टिन बिल्कुल सुरक्षित थे। और टीना, वो उस जगह से गायब थी। ये हत्याएं जितनी रहस्यमयी थीं उतनी ही डरावनी। टीना का कोई सुराग नहीं मिला जब तक कि 3 साल बाद 1984 में उसके कंकाल का कुछ हिस्सा कैडी से 62 मील दूर जंगलों में मिला। लेकिन इसके बावजूद हत्यारा आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 2016 में एक तालाब से एक हथौड़ा और डीएनए के नए सबूत मिले, लेकिन फिर भी ये गुत्थी अनसुलझी ही है। तो क्या हुआ उस रात? कौन है वो खौफनाक कातिल जो इतने सालों से आजाद घूम रहा है? चलिए इस रहस्यमयी मामले की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं वो सच जो सालों से छिपा हुआ है। इस खौफनाक घटना से पहले आइए जानते हैं शार्प परिवार के बारे में और कैसे वे कैडी के इस सुनसान इलाके में आकर बसे। 1979 की गर्मियों में ग्लेना सू शार्प अपने 5 बच्चों के साथ एक नई शुरुआत की तलाश में अपने पति से अलग होकर कैलिफोर्निया के उत्तर में पहुंची। अपने भाई डॉन के पास रहने के लिए सू ने पहले एक छोटे ट्रेलर में ठिकाना बनाया, लेकिन जल्द ही कैडी के शांत और सुनसान इलाके में एक बड़ा घर मिल गया। घर नंबर 28। ये वही घर था जहां पहले प्लूमस काउंटी के शेरिफ सिल्वेस्टर डगलस रहते थे। सू के साथ उसके 5 बच्चे रहते थे। 11 अप्रैल 1981 को सू अपने बच्चों के साथ दिन भर घूम फिर रही थी। उसी दिन सू ने जॉन और उसके दोस्त डाना विनगेट को कैडी तक लिफ्ट दी थी, जहां वे दोनों बाद में फिर से क्विंसी जाने के लिए निकल पड़े। उस रात शीला ने अपने पड़ोसियों के यहाँ रात बिताने का फैसला किया और टीना कुछ समय के लिए पड़ोसियों के घर में टीवी देख रही थी। जैसे ही रात गहराती गई, टीना वापस घर नंबर 28 चली गई। लेकिन इस शांत रात में कुछ ऐसा हुआ जो इस परिवार के लिए एक खौफनाक अंत की शुरुआत साबित हुआ। 12 अप्रैल 1981 की सुबह लगभग 8 बजे जब शीला ने घर के लिविंग रूम में सू, जॉन और डाना के शव पड़े देखे, सभी को मेडिकल टेप और इलेक्ट्रिकल तार से बांधा गया था। जबकि टीना उस दिन गायब थी, रिक, ग्रेग और उनका दोस्त जस्टिन सुरक्षित और स्वस्थ एक बगल के बेडरूम में थे। शीला ने तुरंत सीबोल्ट परिवार के घर दौड़ लगाई और जेमी सीबोल्ट ने खिड़की के जरिए रिक, ग्रेग और जस्टिन को बाहर निकाला। हालांकि उसने घर के पिछले दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश की, जिससे सबूतों के साथ छेड़छाड़ होने का खतरा बढ़ गया। लेकिन घर में जो कुछ हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था। हत्या के दृश्य पर 2 खून से सने चाकू और एक हथौड़ा मिला। खून के धब्बे बताते हैं कि हत्या का यह खौफनाक मंजर लिविंग रूम में हुआ था। सू को पाया गया कि वह लिविंग रूम के सोफे के पास लेटी हुई थी, नीचे से नग्न, उनके मुंह में नीली बैंडाना डाली गई थी। उनकी छाती में चाकू का घाव था और उनकी गर्दन में एक गहरा कट था। जॉन की गर्दन भी कटी हुई थी, जबकि डाना को कई सिर की चोटें आई थीं और वह दम घुटने से मरे थे।
प्रारंभिक जांच में ये पाया गया कि सू और जॉन को चाकू के घावों और बलात्कारी हमले के कारण मृत्यु आई, जबकि डाना की मृत्यु श्वास नली बंद होने के कारण हुई। जब पुलिस ने कैडी हत्याओं की जांच शुरू की तो उन्होंने पाया कि उस रात घर नंबर 28 के आसपास कोई भी हलचल नहीं हुई थी। शीला और सीबोल्ट परिवार ने रात के दौरान कोई शोर नहीं सुना था, लेकिन पास के घर नंबर 16 में रहने वाले एक दंपति को 1:15 के आसपास चीखें सुनाई दी थीं। पड़ोसी मार्टिन स्मार्ट, जो मुख्य संदिग्धों में से एक थे, ने दावा किया कि उनके घर से एक हथौड़ा गायब हो गया था। जांचकर्ताओं ने स्मार्ट परिवार सहित कई स्थानीय लोगों और पड़ोसियों से पूछताछ की। कुछ, जिसमें सीबोल्ट परिवार के सदस्य भी शामिल थे, ने बताया कि उन्होंने लगभग 9 बजे शार्प्स के घर के बाहर एक हरे रंग की वैन देखी थी। जस्टिन, जो एक छोटा बच्चा था और हत्याओं का चश्मदीद गवाह था, ने घटनाओं के बारे में विरोधाभासी कहानियां बताईं। बाद में जब उसे हिप्नोसिस के तहत सवाल किया गया तो उसने दावा किया कि उसने सू को 2 पुरुषों के साथ देखा था। जस्टिन के विवरण के आधार पर 2 अज्ञात संदिग्धों के स्केच बनाए गए। आरोपियों का वर्णन 20 से 30 वर्ष की उम्र के बीच के 2 व्यक्तियों के रूप में किया गया, जिनमें से एक की ऊंचाई 5 फीट 11 इंच से 6 फीट 2 इंच और दूसरे की 5 फीट 6 इंच से 5 फीट 10 इंच के बीच थी। दोनों ने सुनहरे फ्रेम वाली धूप की चश्मा पहनी हुई थी। हालांकि इस मामले के बारे में अफवाहें थीं कि हत्याएं अनुष्ठानिक थीं या ड्रग तस्करी से प्रेरित थीं, लेकिन प्लूमस काउंटी के शेरिफ डग थॉमस ने यह स्पष्ट किया कि हत्या पर कोई नशे का सामान या ड्रग्स नहीं मिले। टीना शार्प की रहस्यमय गायब होने की जांच शुरू में एफबीआई द्वारा संभावित अपहरण के रूप में की गई थी, लेकिन 29 अप्रैल 1981 को रिपोर्ट आई कि एफबीआई खोज से पीछे हट गई है, क्योंकि कैलिफोर्निया राज्य न्याय विभाग इस मामले में काम कर रहा था। उस रात के बाद केडी के आसपास 5 मील के दायरे में पुलिस कुत्तों के साथ एक ग्रिड पैटर्न सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन सभी प्रयास बेकार साबित हुए। हालांकि 3 साल बाद 11 अप्रैल 1984 को कैंप 18 के पास एक मानव कंकाल का सिर और जबड़े का हिस्सा खोजा, जो फेदर फॉल्स से लगभग 5 मील की दूरी पर था। जून में एक फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट ने पुष्टि की कि ये अवशेष टीना के हैं। जैसे ही इस खोज की घोषणा की गई, बट काउंटी शेरिफ को एक अज्ञात कॉल मिली, जिसने ये अवशेष टीना के होने की पुष्टि की, लेकिन इस कॉल को पब्लिक नहीं किया गया। इस मामले के एक डिप्टी ने 2013 के बाद किसी समय सबूतों के बॉक्स के नीचे एक टेप पाया, जिसमें उस कॉल की रिकॉर्डिंग थी, जो भी किसी काम न आई। इस प्रकार 3 साल की खोज के बाद टीना के अवशेषों का पता चलने से एक बार फिर से वो खौफनाक रात याद आ जाती है जब वो गायब हुई थी। मर्डर के बाद इस प्रकरण में कई घटनाक्रम सामने आए जो रहस्य को बढ़ाते हैं। 2004 में उस घर को ध्वस्त कर दिया गया जहां ये खौफनाक हत्या हुई थी, लेकिन इससे मामले का तनाव कम नहीं हुआ। 2016 में सैक्रामेंटो बी द्वारा प्रकाशित एक लेख में बताया गया कि मार्टिन स्मार्ट, जो मुख्य संदिग्ध था, हत्या के बाद कैडी से निकलकर रेनो, नेवादा गया। वहीं उसने अपनी पत्नी मैरिलिन को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का जिक्र किया और अंत में कहा, मैंने आपके प्यार की कीमत चुकाई है और अब मैंने 4 लोगों की जान देकर इसे खरीदा है। ये पत्र प्रारंभिक जांच में अनदेखा किया गया था और सबूत के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया गया। इसके अलावा एक काउंसलर ने दावा किया कि स्मार्ट ने सू और टीना की हत्या की बात स्वीकार की, लेकिन कहा कि बच्चों से मेरा कोई लेना देना नहीं था। उसने यह भी बताया कि टीना को इसलिए मारा गया था ताकि वह उसे पहचान न सके, क्योंकि उसने पूरी घटना देखी थी। लेकिन यह एक दावा था और दावे के बिना पर किसी को जेल नहीं भेजा जा सकता। इस बीच जॉन बॉबेडे, एक और संदिग्ध जो स्मार्ट के पड़ोसी केबिन में था, का कथित तौर पर शिकागो के संगठित अपराध से संबंध था। वह 1988 में मृत पाया गया और जैसा कि पुलिस कुछ कर पाती, वो पहले ही मर चुका था। फिर 24 मार्च 2016 को एक हथौड़ा, जो स्मार्ट द्वारा खोया हुआ बताया गया था, एक स्थानीय तालाब में मिला और इसे सबूत के रूप में लिया गया। प्लूमास काउंटी के शेरिफ ने कहा कि इसे वहां जानबूझकर रखा गया था।
ये सब जांच को भटकाने के लिए किया गया था। आज इस खौफनाक कांड को 45 साल बीत चुके हैं और कातिल अब तक खुला घूम रहा है। ये सोचने वाली बात है कि क्या कोई संदिग्ध था जो अब भी हमारी नज़रों से छुपा हुआ है। क्या यह मर्टिन स्मार्ट था जिसने अपने पत्र में 4 लोगों की जान लेने का जिक्र किया, या जॉन बॉबेडे जो संगठित अपराध से जुड़ा था? आपका क्या मानना है? क्या आप जानते हैं कि असली कातिल कौन हो सकता है? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी रहस्यमयी कहानियां सुन सकें। हम आपके विचारों का इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।